हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला के बारे में। कल की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि स्वर क्या होता है, वर्ण क्या होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, सभी कुछ पढ़ चुके हैं हम वर्णमाला का स्वर के बारे में। अगर आपने उसमें से कुछ मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहली वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनुस्वर, विसर्ग और व्यंजन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत बहुत ही अच्छे से। और हाँ, आज की शुरुआत करने से पहले मैं कल के एक बच्चे का नाम लेना चाहूंगी। वो बहुत एक्टिव रहती है और उसने बहुत सही जवाब दिया कल के क्वेश्चंस का। सोनिया जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सबसे पहले सबसे सही जवाब दिया। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। आज हम जानेंगे अयोगवाह वर्ण क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, करें। आप तैयार हो? सभी नोटबुक लेके बैठे हो? ठीक है। अह आपके सामने लिखा है अह अयोगवाह वर्ण होते हैं। अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है आह, जिसमें है की आवाज आती है और बाद में दो बिंदी होती है, ये होते हैं विसर्ग। ठीक है दोस्तों। और ये इसमें जो ये लास्ट में दो बिंदी होती है, ये ह की साउंड देती है। ठीक है। अह, इस तरीके से इसका उच्चारण होगा। मात्रा क्या होती है? स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। और अयोगवाह के भेद कितने होते हैं जो हमने अभी बात की? एक होता है अनुस्वर और एक होता है विसर्ग। ये दोनों भेद होते हैं अयोगवाह के। ठीक है दोस्तों, एक बार यहाँ पे जान लेते हैं। अयोगवाह के भेद दो प्रकार से होते हैं, एक अनुस्वर और एक विसर्ग। अब इनके बारे में जानेंगे क्योंकि एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि अनुस्वर बताइए क्या होता है। ठीक है, किसे किसे पता है पहले तो आप ही बताइए। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर लिखिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ। अनुस्वर का चिन्ह बिंदु होता है कैसा? बिल्कुल ऐसा, बीच में एक बिंदु, ऐसा चिन्ह होता है अनुस्वर का। ठीक है दोस्तों। और इसके एग्जाम्पल आपके सामने जैसे है हंस, अंश, कंस। इस तरीके से जिन भी शब्दों के ऊपर इस तरह से बिंदु आता है, इन्हें हम कहते हैं अनुस्वर। और सबसे बड़ी बात है जो इसमें ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि अनुस्वर का उच्चारण नाक से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जभी तो हमने इसे अंग पढ़ा था, क्योंकि नाक से आवाज आई थी, यानी नाक से उच्चारण हुआ था इसे। और अगर वही बात करें विसर्ग के बारे में, तो आपके सामने दिखा रखा है मैंने। ये चिन्ह होता है विसर्ग का, यानी ये दो बिंदु आपके सामने जो है, ये विसर्ग का चिन्ह होता है और इनसे ह की आवाज निकलती है, ह की। जैसे आप उच्चारण करके देखिए मेरे साथ, प्रातः, नमः, अंतः। तो इस तरीके से ये विसर्ग होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ? उसके बाद आ जाते हैं अनुनासिक, जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। ठीक है दोस्तों। अनुनासिक का चिन्ह कैसा होता है? चंद्र बिंदु, ये होता है अनुनासिक का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं और इसका उच्चारण किस प्रकार से होता है? नाक और मुंह दोनों से। जैसे हम बोलते हैं आंख, गांव, सांप, तो कैसे होता है? नाक और मुंह दोनों की सहायता से ही उच्चारण किया जाता है अनुनासिक स्वर या व्यंजन का। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ना तो ये स्वर की कैटेगरी में आते हैं, ना ही ये व्यंजन की, ये अलग ही होते हैं। इनको तभी मैंने आपको अलग से समझाया है। और अगर हम समझे कि अनुनासिक जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है नाक के पीछे से आने वाली ध्वनि। ठीक है दोस्तों, नाक के पीछे से आने वाली ध्वनि को अनुनासिक कहते हैं, यानी नाक के पीछे से आने वाली ध्वनि। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, अनुस्वर और अनुनासिक में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि क्या अंतर है इन दोनों के बीच में। और अगर देखा जाए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि अनुनासिक और अनुस्वर के बीच में क्या विभिन्नता होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं अनुस्वर और अनुनासिक के उच्चारण में भिन्नता है वो किस प्रकार है कि अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है। अनुस्वर के उच्चारण में क्या होता है? वायु केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में क्या होता है? वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो ये इनका डिफरेंस है। क्या अनुस्वर में क्या होता है? सिर्फ नाक से वायु निकलती है, लेकिन अनुनासिक में क्या होता है? नाक और मुंह से। ठीक है दोस्तों, जैसे हस और हंसना, हस, अंश, कंश आदि का उच्चारण करते समय वायु नाक से निकल रही है। आप बोल के देखिए, हंस, अंश, कंस,
आपने देखा कि आपके नाक से वायु निकलती है, जबकि आंख, पाँव, हंसना आदि का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इनके बीच में डिफरेंस? कोई दिक्कत? अच्छा, अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइए कि आप में से किस किस को पूरी वर्णमाला याद है? इन्होंने हमें बचपन के दिन याद दिला दिए कि जब हम कक्षा में बैठ के क्या रोज छुट्टी होने से पहले वर्णों का उच्चारण करते थे, वर्णमाला को बार बार पढ़ते थे क्लास में खड़े होकर जब हम छोटे हुआ करते थे। तो आज वही नौबत आ गई है कि हमें फिर से वर्णमाला पढ़नी पड़ रही है, सीखनी पड़ रही है, क्योंकि हमने उस पर बड़े होते होते उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, हम उसको भूल जाते हैं बहुत बार। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फटाक से अभी भी पूरी वर्णमाला याद होगी, वो एकदम से सुनाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी का उच्चारण कर लेते हैं, जान लेते हैं। जिसको नहीं याद है वो याद करके रखिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी चीज होती है। ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें आनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने बात की थी कि स्वर होते हैं 11। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ए, अ, ई, उ, ई, आई, ओ, औ, री। ठीक है, और फिर व्यंजन की बात करें तो इनको कैसे उच्चारण किया जाएगा, इनका देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है? क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, थ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह, क्ष, ग। हो गया आपको? और पता चल गया किस तरीके से हमें इनका उच्चारण करना होता है। जबकि हमें इनका सही प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका नहीं पता हो तो हम क्या करते हैं? क, ख, ग, घ, ढ, ढ, छ, छ, इस तरीके से इनका उच्चारण फटाफट से कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इनका एक प्रॉपर तरीका होता है इनको बोलने का, जैसे क, ख, ग, घ, इस प्रकार से। लेकिन हम ऐसा फॉलो नहीं करते हैं, हमें करना चाहिए, तभी हमें पता होता है कि हमारी इतनी वैज्ञानिकता भरी हमारी भाषा है हिंदी, हमें इसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। वर्णमाला तो आपको अब याद हो ही गई होगी, नहीं हुई तो मैं आपको इसका चार्ट टेलीग्राम बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पे मैं इसको डाल दूंगी। आपको नहीं पता है वहां से नोट कर लीजिए या वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सभी नोट्स आपको वहीं पे प्रोवाइड हो जाते हैं टेलीग्राम में। ठीक है दोस्तों, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब जानेंगे व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें उच्चारण कहते हैं। जैसे हमने कल बात की थी, स्वर कैसे होते हैं? वे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, वे इंडिपेंडेंट है। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं? स्वर पर डिपेंड करते हैं। इनके वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और कितने व्यंजन होते हैं? जैसे हमने कल ही जान लिया था कि व्यंजन की संख्या, जो मूल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। याद है आपको? अब बात करें व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों, व्यंजन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मैंने कहा ना, आपको इतना भरोसा रखना है कि आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए हम बहुत क्लियर वे में एक एक करके बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होता है, इसका अर्थ। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से व्यंजन है जो स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। पहले आप स्पर्श का मतलब बताइए। स्पर्श आपको कुछ समझ आता है? स्पर्श शब्द को सुन के, स्पर्श का मतलब होता है छूना, है ना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठों या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी जो मुख के अलग अलग भाग होते हैं
उनको छूती हुई जब वायु बाहर निकलती है, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं या व्यंजन का उच्चारण करते हैं, उन्हें ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये याद नहीं है कि कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं मुख में या हमारे मुंह के अंदर जहां जहां पे वायु ऐसे टच करती हुई आती है, तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बहुत ही आसानी से समझाऊंगी, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती। दोस्तों, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं क से म तक। ठीक है, इनको 5 भागों में बांटा गया है, यानी 5 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से? पहला होता है क वर्ग, जो आपने ये देखा इधर से, क वर्ग जो क की लाइन में आते हैं, इनको ये सब आते हैं क वर्ग में, ये 5 व्यंजन ऊपर वाले। फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, व वर्ग, इसी प्रकार से 5 वर्गों में विभाजित किए गए हैं इस तरह से, और टोटल इनकी संख्या होती है 25। क से म तक के वर्ण जितने भी होते हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ क्या कि इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक लाइन का एक वर्ग बना दिया इन्होंने कि इतना जो है ये इससे ऊपर का एक वर्ग है, फिर ये चा वर्ग है, इससे नेक्स्ट वाला ये टा वर्ग है, ये वाला, फिर ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। इसी प्रकार से 5 वर्गों में इनको विभाजित किया गया है और स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। ठीक है, आपको याद रहेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों 25 होती है क से म तक। और स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण को करते समय वायु मुख के भिन्न भिन्न हिस्सों से टकराती है तब बाहर आती है, यानी उन्हें छूती हुई बाहर आती है, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चलिए एक बार समझ लेते हैं कि मुंह के वे कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से मुंह में वे हमारे हिस्से हैं जहां पर वायु टच करती है, मूर्धा क्या होती है, जिह्वा क्या होती है, वे सभी समझ। तो दोस्तों आपके सामने एक इमेज है, ये पूरा दर्शाती है हमारा मुंह के अंदर के जो हिस्से हैं उन सभी को। तो देखते हैं कौन कौन से हिस्से होते हैं वो जहां से उच्चारण करते समय वायु टकराती है। तो सबसे पहले बात करेंगे इधर से शुरुआत, इस तरफ से, ठीक है, पीछे से शुरुआत करेंगे और जानेंगे कौन कौन से वे हिस्से हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इधर आता है कंठ यानी गला, ये वाला हिस्सा होता है कंठ यानी गला। ठीक है, उसके बाद आता है मुख विवर होता है यहाँ पे, फिर उसके बाद ये मूर्धा, ये सबसे ऊंचा हिस्सा होता है यहाँ पे मूर्धा। ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाती है हमारी जीभ, जिसको हम तालू बोलते हैं या जिह्वा बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं दांत और सबसे लास्ट में इधर क्या आता है बाहर की तरफ होठ या ओठ या फिर ओष्ठ। ठीक है, जिस तरह से भी आप इसका उच्चारण करते हो इसी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले आता है कंठ, फिर उसके बाद आ जाता है मूर्धा, उसके बाद आती है तालू यानी जीभ, उसके बाद आ जाते हैं दंत, फिर आता है ओष्ठ। ठीक है, और ये इधर नासिका विवर है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण नाक से होता है इसे नासिका विवर बोलते हैं। आपको क्लियर हो गया? 5 हिस्से हैं ये कौन कौन से? कंठ, तालव्य, मूर्धा, ओष्ठ और दंत। ठीक है, कंठ, तालव्य, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। याद हो गया आपको? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब ये हम आगे आगे जानते चलेंगे धीरे धीरे कि कौन कौन से वर्ण वे हैं जो सिर्फ कंठ की सहायता से बोले जाते हैं, कौन से ऐसे हैं जो तालव्य है, कौन से ऐसे हैं जो ओष्ठ्य है यानी ओठों से जिन्हें बोला जाता है। ये सभी हम आगे आगे चलेंगे और धीरे धीरे जानते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी किसी बात की नहीं है, बहुत अच्छे से बहुत ही समझ के साथ पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन के बारे में अब हम जान चुके हैं, हम ये भी जान चुके हैं कि कौन कौन से हमारे मुख के अंदर विभाग होते हैं जहां से हमारे वर्णों के उच्चारण करते समय वायु स्पर्श करती है। ठीक है, अब बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की, क्योंकि हमने जाना था कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो दूसरी बारी है अंतस्थ व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। वे किस प्रकार है? क्योंकि हमने स्वर को कहां तक बांटा? 11 होते हैं, उसके बाद के 25 कौन से वर्ग में चले गए? स्पर्श व्यंजन के। लेकिन स्पर्श व्यंजन के बाद यानी मां के बाद क्या आता है? य, र, ल, व। तो इनकी संख्या 4 है और इन्हीं चारों को अंतस्थ व्यंजन की कैटेगरी में रखा गया है। समझ गए आप?
किन चारों को? य, र, ल, व। आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। इनकी संख्या 4। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम टेबल के थ्रू सब कुछ क्लियर करेंगे कि अंतस्थ व्यंजन कहाँ होते हैं, कौन से होते हैं, सब जानेंगे। अभी आप जानिए कि अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं य, र, ल, व। ठीक है दोस्तों, अब बात करें ऊष्म व्यंजन की। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर ऊष्म पैदा करे, ऊष्म यानी गर्मी पैदा करे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नाम से ही क्लियर हो जाता है कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर गर्मी पैदा करे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है, जैसे श, श, स, ह। ये 4 होती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह में जब हम इनको उच्चारण करते हैं तो हवा टकराती है और गर्मी पैदा करती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही वैज्ञानिकता भरी हमारी भाषा होती है, तो हमें बहुत समझ के साथ, सोच के साथ चलना है धीरे धीरे। तो 4 व्यंजन होते हैं ऊष्म व्यंजन, श, स, श, ह। 4 व्यंजन हो गए, आपको याद होगी। चलिए अब जो भी हमने आज की वीडियो में पढ़ा है उसको एक बार टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने स्वर जान लिए हैं कौन कौन से होते हैं। 11 होते हैं, आपके सामने सबसे ऊपर वाली लाइन में आपको शो किया गया है कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने अयोगवाह, विसर्ग और अनुस्वर की बात की, इनकी संख्या 2 होती है जो कि आपके सामने है। फिर हमने जाना कि व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से व्यंजन हमने आज पढ़े? स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 होती है, और क से मां तक के व्यंजन आते हैं स्पर्श व्यंजन में, और इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हमने किसकी बात करी? अंतस्थ व्यंजन की। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन की हमने बात की। ये कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। फिर उसके बाद हमने बात की ऊष्म व्यंजन की, यानी जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग हिस्सों को रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है और उष्ण यानी गर्मी पैदा करती है। ये भी 4 होते हैं, श, श, स, ह। ठीक है, उसके बाद हमने अभी संयुक्त व्यंजन नहीं जाना क्या होता है, ये हम आगे जानेंगे। अभी हमने सिर्फ कितना बात की कि हमने स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन सभी के बारे में जान लिया है। अनुस्वर्ग, विसर्ग, अयोगवाह, ये टेबल भी आपको मैं टेलीग्राम बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। और आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे से इसे आगे विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, मैं आपको अगली वीडियो में उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।